के आज के इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन। प्रज्ञा प्रवाह के इस कार्यक्रम में भाग लेकर मैं अत्यंत प्रसन्नता का भी और कृतज्ञता का भी अनुभव कर रहा हूँ। देश ही नहीं, विश्व के समक्ष आई कोरोना नामक महामारी ने पूरी दुनिया के गतिविधियों को ठप कर दिया है। कहा जाए तो एक प्रकार से लोग घरों में बंद हैं। ऐसे समय में मानसिक जड़ता को तोड़ने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन एक बहुत अच्छा प्रयास है। यह संवाद का अच्छा माध्यम बन गया है। प्रज्ञा प्रवाह ने जब मुझे किसी विषय पर अपना मंतव्य रखने का प्रस्ताव किया तो मेरे मन में राष्ट्रीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में साहित्य पर विचार करने के संदर्भ में बात आई। वर्तमान संदर्भ में मुझे यह विषय अत्यंत प्रासंगिक लग रहा है। आज चीनी गतिविधियों ने देश में राष्ट्रीयता की एक अभूतपूर्व लहर उत्पन्न कर दी है। इसलिए इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में साहित्य की दुनिया में विचार करने वाले लोग क्या कर सकते हैं, यह भी एक विचार का विषय है। इस संदर्भ में मेरे मन में आया कि राष्ट्रीयता के संदर्भ में साहित्य पर विचार किया जाए। क्या राष्ट्रीयता भी साहित्य का उपजीव्य हो सकता है? और हो सकता है तो उसके कौन से परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, कौन से घटक हो सकते हैं, कौन से बिंदु हो सकते हैं जिन पर विचार करना चाहिए। जब हम भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता पर बात करें तो उसका स्वरूप क्या हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। साहित्य में राष्ट्रीयता का संदर्भ किस रूप में आया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। यह कहा जाता रहा है बराबर कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण या अन्यतम उपलब्धि है। इसने मनुष्य की रुचि को परिष्कृत किया है, उसकी संवेदना को तीव्र किया है, उसे कल्पनाशील और अनुभूति प्रवण बनाया है। कहना चाहिए कि अपने स्व का विस्तार करके उसे बृहत्तर समाज के प्रति समर्पित होना सिखाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता को ध्यान में रख करके बात करें तो कह सकते हैं कि कविता, यहाँ कविता का अर्थ साहित्य से ही है, मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। साहित्य के स्वरूप और प्रयोजन को लेकर के भी साहित्य सर्जना के साथ ही चर्चा होती रही है। संस्कृत का चिर परिचित श्लोक हम लोग को बराबर याद ही रहता है, जब जो
विद्यार्थी काव्यशास्त्र पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ते हैं, उनको यह लगभग श्लोक कंठस्थ रहता है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितरक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता समितोपदेश युजे। तो शिवितरक्षय के माध्यम से समस्त के कल्याण की कामना साहित्य का लक्ष्य बताया गया है। भागवतकार ने अपनी रचना के माध्यम से चराचर जगत में ईश्वर की प्रतिष्ठा की है। भागवत के एकादश स्कंध का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, खम वायुम अग्निम सलीलम मही च ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। यानी जो रचनाकार है वह समूचे संसार को, बल्कि चराचर जगत को ईश्वर का रूप मानकर प्रणाम करता है। यही बात गोस्वामी जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसी भी मानसी प्रेम को वैकुंठी प्रेम में परिवर्तित हो जाने को साहित्य का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित का छारिक मुठी। यानी यदि सांसारिक प्रेम अलौकिक प्रेम में पर्यवसित नहीं हुआ, भौतिक प्रेम अलौकिक प्रेम तक नहीं पहुंचा, तो वह प्रेम व्यर्थ है। वह एक मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ नहीं है, निस्सार है। एक मुट्ठी भर राख बने निस्सार होना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार साहित्य का काम है हृदय का योग कराना, जहां योग कराना ही अंतिम लक्ष्य है। यानी जो रचनाकार यानी साहित्य सृजनकर्ता मनुष्य को जोड़ने का काम करता है हृदय के माध्यम से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना के नाम को साहित्य कहते हैं। द्विवेदी जी अखंड सत्य की साधना को ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य मानते हैं, खंड सत्य की साधना को नहीं। वे साहित्य को ऐन्द्रिय तुष्टि का माध्यम मानने से इनकार करते हैं और मनुष्य को पशु सामान्य वृत्ति से ऊपर उठाना साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। उनका उदाहरण मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। समुची मानव मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित न हो, इस महान उद्देश्य से ही साहित्य प्रणोदित अर्थात प्रेरित होना चाहिए। अतः साहित्य का उद्देश्य व्यापक मनुष्यता है जिसका स्वरूप वैश्विक है। यद्यपि साहित्य का यह अंतिम गंतव्य है, पर साहित्य यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। प्रत्येक देश का साहित्य अपने देश की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति से संबद्ध होता है, व्यक्ति भी होता है। प्रत्येक देश का साहित्यकार अपने देश के अतीत से प्राप्त विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान का मूल्यांकन करता है और भविष्य के लिए सपने बुनता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य राष्ट्रीय आकांक्षाओं से परिचालित होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर यद्यपि साहित्य के वैश्विक संदर्भ को वरीयता देते हैं,
पर देशात्म बोध को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानते। वे लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य मुख्यतः अपने पाठकों के लिए होता है, किंतु उसके भीतर हम उस स्वाभाविक दाक्षिण्य की प्रत्याशा करते हैं जिससे वह दूर पास के सभी अतिथियों के लिए आसन जुटा पाता है। जिस साहित्य में आसन बिछा हुआ है वही साहित्य महत् साहित्य है। सभी युगों के मनुष्य इस साहित्य का स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं। उसकी प्रतिष्ठा भित्ति सभी जगत में है। प्रत्येक देश के साहित्य का अपने पाठकों के लिए होने का तात्पर्य उसे राष्ट्रीय चेतना से युक्त होना है। रविन्द्रनाथ टैगोर देश प्रेम के नाम पर किए जाने वाले दिखावे की भर्त्सना भी करते हैं, पर साहित्य में देश प्रेम की व्यंजना को महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान समय में यदि कहा जाए कि देश में देश के लिए भाषण दो, सभा करो, तर्क करो, तब यह बात सभी लोग सहजता से समझ सकेंगे। किंतु यदि कहा जाए कि देश को जानो, उसके बाद स्वयं अपने हाथों से यथासाध्य देश की सेवा करो, तब देखता हूं कि इसका अर्थ समझने में लोगों को विशेष कष्ट होता है। इस प्रकार इन चीज़ों को हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता साहित्य सर्जना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पर आज राष्ट्रीयता को संकीर्ण अवधारणा के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है, विशेषकर उन पश्चिमी शिक्षा प्राप्त आत्म उन्मूलित बुद्धिजीवियों द्वारा जो औपनिवेशिक दासता को पीठ पर लाद कर प्रसन्न है तथा राष्ट्र और राष्ट्रीयता को केवल राजनैतिक आयाम की दृष्टि से ही देखने के लिए अभिशप्त हैं। वे यूरंडपंथी हैं, क्योंकि यूरोपियन दृष्टि से ही चीज़ों को देखने के अभ्यासी हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यूरोप की राष्ट्रीयता अहम भाव से ग्रस्त रही है, आक्रामक रही है। वहाँ की राष्ट्रीयता 3 चीज़ों पर आधारित है: रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज। पर भारत की राष्ट्रीयता इन तीनों चीज़ों से ऊपर है। भारत की राष्ट्रीयता का अधिष्ठान सांस्कृतिक है। एक बहुत ही छोटे उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। हमारा कोई भी पवित्र अनुष्ठान, कर्मकांड 2 चीज़ों के बिना पूरा नहीं होता है। एक नारिकेल यानी नारियल और दूसरा पोंगी फल यानी सुपारी। अब सोचिए कि सुपारी दक्षिण भारत, नारियल दक्षिण भारत का या पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला पदार्थ है, पर वह पूजा में सभी संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। यह हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान का, अभ्यास का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसने हमको जोड़ा है। भारत की राष्ट्रीयता 51 शक्तिपीठों से जुड़ी हुई है, आज जिसका परिवसान आध्यात्मिकता में होता है, तो हम इसे आध्यात्मिक राष्ट्रीयता भी कह सकते हैं। भारत की राष्ट्रीयता नदियों से जुड़ी हुई है। बहुत एक छोटा सा श्लोक है जो हम लोग याद करते हैं बराबर। हम भले स्नान करते हैं बाथरूम में टोटी के पानी से, पर जो लोग अक्सर श्लोक का उच्चारण करते हैं उन्हें याद होगा, हम कहते हैं गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी हम नहा तो रहे हैं बाथरूम में और टोटी के पानी से, पर हम जब 2 लोटा जल या मग से जिससे भी अपने सिर पर उलेड़ते हैं तो उस श्लोक का उच्चारण उसमें गंगा के जल का भी अधिष्ठान हो जाता है, कावेरी का जल का अधिष्ठान हो जाता है, गंगे च यमुनी च व गोदावरी का भी होता है, नर्मदा का भी, सिंधु का और कावेरी का हो जाता है। अब सोचिए, ये
यह जो तत्व है वह भारतवर्ष को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरो देता है। तो इसलिए हमारी राष्ट्रीयता का पर्यवसान आक्रामकता में नहीं होता है। यूरोप की राष्ट्रीयता का अधिष्ठान जरूर आक्रामक है, स्वभाव अहंग्रस्त है, क्योंकि उसका विकास अनेक जातियों, नस्लों और जनभाषाओं को नष्ट करने के बाद हुआ। पर क्या भारतीय राष्ट्रीयता के विषय में ऐसा ही कहा जा सकता है? क्या सचमुच राष्ट्रीयता एक संकीर्ण अवधारणा है, या राष्ट्रीयता एक उदात्त अवधारणा है जिसका स्वरूप राजनीतिक कम, सांस्कृतिक अधिक है, तथा जिसका स्थान आध्यात्मिक है? बौद्धिक जगत में यूरोपीय मत के प्रभाव के कारण यह भ्रमपूर्ण मान्यता प्रचलित हो गई है कि राष्ट्रीयता एक अर्वाचीन अवधारणा है जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद होता है, जो विश्व युद्ध के दौरान प्रखर होता है। पर भारत में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता प्रादुर्भूतिस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति वृद्धि ददातु मे। ईश्वर मेरे राष्ट्र को कीर्ति और वृद्धि प्रदान करे। हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हो, अगुआ बने, या माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये सब राष्ट्रीयता के ही अपनी धरती से जुड़ने के रागात्मकता के प्रमाण हैं। पृथ्वी सूक्त में भारत की भूमि की भौगोलिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन है। विश्व के किसी भी अन्य इतिहास में भूखंड और इसमें निवास करने वालों में ऐसे रागात्मक आत्मीय संबंध का प्रमाण नहीं मिलता। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, जो वैदिक राजनीति के बड़े विद्वान हैं, वो उचित लिखते हैं कि पृथ्वी सूक्त उदात्त शब्दों में क्षेत्रीय अनुराग और भूमि के साथ अनुरक्ति का जो राष्ट्रीयता का भावात्मक आधार है उसका पोषण करता है। श्रीमद् भागवत के श्लोक का एक टुकड़ा है, अहो भुवः सब समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत्। इसमें राष्ट्र के प्रति राग भाव की ही व्यंजना है। या विष्णु पुराण का निम्नांकित श्लोक देखें, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। या गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अपनी भूमि के प्रति रागात्मक संबंध की इसमें सुंदर अभिव्यक्ति है। वस्तुतः राष्ट्रीयता कहें तो एक उदात्त भाव है। इसकी अगर हम परिभाषा करने की कोशिश करें संक्षेप में, तो कह सकते हैं कि एक निश्चित भूभाग के प्रति मातृभाव, उसके विविध प्राकृतिक परिवेश से साहचर्य के कारण उत्पन्न अपनत्व की भावना, उसमें निवास करने वाले लोगों की एकता, सुरक्षा और समृद्धि की आकांक्षा से ही उस भावभूमि का निर्माण होता है जिसे राष्ट्रीयता की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की यह भावना किसी रूप में संकुचित नहीं होती और इसका निर्माण उन सांस्कृतिक मूल्यों से होता है जो उस भूभाग में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति का हिस्सा होते हैं। इस राष्ट्रीयता का आधार अपने लोगों के प्रति विशुद्ध राग भाव होता है, न कि दूसरों के प्रति अनात्म भाव। आचार्य शुक्ल ने इसे ही देशबद्ध मनुष्यत्व के अनुभव की संज्ञा दी है और इस अनुभव को देश प्रेम से जोड़ा है।
उन्होंने देश प्रेम को प्रेम का ही एक रूप माना है। देश प्रेम है क्या? शुक्ल जी लिखते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, उसी में आता है ये। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। प्रेम किस प्रकार का है? यह प्रेम साहचर्यगत प्रेम है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, सारांश यह कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। भारतीय साहित्य में सर्वम खल्विदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वमिति आत्मवत् सर्वभूतेषु की सर्वत्र अभिव्यक्ति है। अतः दूसरों के प्रति अनात्म भाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि यहाँ समाज का विभाजन बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स या मोमिन या और काफिर के रूप में नहीं किया गया है, या सर्वहारा और बुर्जुआ के रूप में नहीं किया गया है। यदि रचनाकार राष्ट्रीयता को साहित्य के उपजीव्य के रूप में ग्रहण करता है तो यह स्तुत्य कार्य है। इस राष्ट्रीयता का अधिष्ठान सांस्कृतिक है, विशुद्ध राजनीतिक नहीं। जो राष्ट्रीयता को नेशन स्टेट के रूप में व्याख्यायित करते हैं या उसकी अवधारणा से जोड़ते हैं और इसकी तुलना पश्चिम के राष्ट्रवाद से करते हैं, एक केवल पश्चिम के चश्मों से ही चीज़ों को देखते हैं। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का यह कहना युक्ति संगत है कि हमारा विशाल देश राष्ट्र की भावना से वैदिक युग से ही परिचित रहा है। पंत जी का यह भी कहना सही है कि पश्चिम का राष्ट्रवाद संकीर्ण है और भारत का व्यापक विश्व मानवता की ओर उन्मुख। निर्मल वर्मा ने उन नकली बुद्धिजीवियों को आड़े हाथों लिया है और उन्हें आत्मविस्मृति का सजीव उदाहरण बताया है, जो राष्ट्रीयता को एक महज कंस्ट्रक्ट यानी अवधारणा बताते हैं। जब आज के कुछ इतिहासकार फ्रेंच दार्शनिकों की फैशनेबल शब्दावली में राष्ट्रीय अवधारणा को महज एक कंस्ट्रक्ट बताते हैं, जहां स्वयं भारत को एक राष्ट्रीय इतिहासकारों की काल्पनिक उपज या एक आविष्कृत अवधारणा, इन्वेंटेड कंस्ट्रक्ट जिसको कहते हैं, के रूप में परिकल्पित किया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीयता की भाषाई और सांस्कृतिक पीठिका को बिल्कुल भुला दिया जाता है, जो औपनिवेशिक विस्मृति का सजीव उदाहरण है। वस्तुतः वैश्विक बोध के लिए राष्ट्रबोध आवश्यक है। यह जरूर कहा गया है साहित्य की दुनिया के लिए कि रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी नहीं। साहित्य दिल के रकबे को चौड़ा करता है, जिसमें सारी दुनिया समाहित हो सकती है, जिसके लिए ही कहा गया आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वम खल्विदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वमिति या वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी अवधारणाएं हैं, सारी भावनाएं हैं। भारत में इसका निषेध नहीं है, पर बिना राष्ट्रबोध के विश्वबोध नकली है। अज्ञे का कथन इस संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने देश से यूँ कटा हुआ पाकर अपने को यह कहकर दिलासा देते हैं कि क्या हुआ, वे विश्व नागरिक हो गए। पर यह दम दिलासा ही है, अपने को दम देना ही है। देश से टूटकर विश्व नागरिकता नहीं मिलती, देश से एकात्म होकर उसकी सीमा का अतिक्रमण करने से मिलती है। जैसे गूंगा होकर कोई विश्व भाषा भाषी नहीं होता, एक भाषा में अपने को पूरी तरह संप्रेष्य बनाकर ही बन सकता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य में जिस देशबद्ध मनुष्यता की बात की है, जिस देशबद्ध मनुष्यत्व के अनुभव को जातीय चेतना से जोड़ा है, उसका संबंध राष्ट्रीयता से ही है। आचार्य शुक्ल का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है जो मुझे बराबर याद रहता है। जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता का अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता से है, केवल अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं। अपने स्वरूप को भूलकर यदि भारतवासियों ने संसार में समृद्धि प्राप्त की तो क्या, क्योंकि उन्होंने उदात्त वृत्तियों को उत्तेजित करने वाली बंधी बनाई परंपरा से अपना संबंध तोड़ लिया और नई उभरी हुई इतिहास शून्य जंगली जातियों के बीच अपना नाम लिखा दिया। अब यहाँ महत्वपूर्ण एक पद है जिसका प्रयोग शुक्ल जी ने किया है, स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता। यह स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता क्या है? हम कौन थे, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत कवि वचन सुधा के का जो ध्येय वाक्य है उसमें व्यक्त करते हैं, स्वत्व निज भारत गहे, भारत अपने स्वत्व को प्राप्त करे। यही है स्वरूप बोध। यह स्वत्व क्या है? हम कौन थे, हमारी क्या परंपरा है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसको याद करना। क्या हमारा इतिहास 1947 से शुरू होता है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वी आर ए नेशन इन द मेकिंग, 1947 की आधी रात को दिए गए भाषण में, कि हमारा राष्ट्र, हमारा इतिहास शुरू होता है 1757 से, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, जहाँ से कहा जाता है कि नवजागरण की चेतना भारतवर्ष में आई। यह हमारा इतिहास शुरू होता है 1526 से, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। यह हमारा इतिहास शुरू होता है 1192 से, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, या 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ सिंध पर, या ईस्वी सन से, जब ईसाई काल गणना का आरंभ हुआ था, या 326 ईसा पूर्व से, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, या उससे भी पहले कलि संवत से, जिसमें सारा प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है, जिसमें जिस कलि संवत के आधार पर कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है, जिसमें गोनंद से लेकर जयसुल सुसल तक के इतिहास को उन्होंने लिखा है, जिस कलि संवत का उल्लेख अप्पय दीक्षित करते हैं, नीलकंठ दीक्षित करते हैं, उस कलि संवत से होता है, जो 5000 से भी अधिक पुराना है, 5000 वर्ष से अधिक पुराना है। तो हमारा स्वत्व, वो हमारे हम कौन हैं, इसी को मैथिली शरणगुप्त भारत भारती में कहते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। तो अपनी जड़ों की पहचान करना, अपने को फिर से पहचानने का प्रयास, जिसको निर्मल वर्मा कहते हैं, यानी भारतीयता की पहचान, अपने को पहचानना है, जिससे हम अपने को उस कुहासे से बाहर ला सकें और अपने चेहरे को देख सकें जैसा वह है, वैसा नहीं जैसा हमको दिखाया जाता है। यह राष्ट्रीयता नामक तत्व से ही यह संभव है। इस राष्ट्रीयता का संबंध, सीधा संबंध राष्ट्र की रक्षा से है। साहित्यकार राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपनी रचनात्मक ऊर्जा के माध्यम से अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। ऐतिहासिक संकट के दौर में कभी कभी राष्ट्रीय मूल्यों को घनत्व देना पड़ता है, जहां भाव रक्षात्मक होता है। यह भाव भूषण में पहली बार दिखाई पड़ा। भूषण की दृष्टि में शिवाजी किसी संकीर्ण जातीयता के लिए नहीं लड़ रहे थे, इसलिए भूषण ने
शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा में कविताएं लिखी और इस प्रकार राष्ट्रीयता को अपने काव्य में मुखरित किया। जो लोग यह कहते हैं कि राणा प्रताप और अकबर या शिवाजी और औरंगजेब के बीच का संघर्ष राजाओं का आपसी संघर्ष था, वे इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बात इतनी आसान नहीं है। वहाँ प्रश्न राष्ट्रीयता की रक्षा का था। इसलिए छायावादी कवि निराला ने भी शिवाजी का चित्रण राष्ट्रीय अस्मिता के रक्षक के रूप में किया है। महाराज शिवाजी का पत्र कविता में देशवासियों की निष्क्रियता और पराधीनता से समझौता, आत्मसम्मान के अभाव के प्रति ग्लानि और रोष के भाव हैं। महाराज शिवाजी का पत्र की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ, जो जय सिंह को लिखते हैं। सुना नहीं तुमने क्या वीरों का इतिहास, पास ही तो देखो क्या कहता है चित्तौड़गढ़। मर गई तुम ऐसे तुर्कों में, कहते हो अभिमान भी किन पर, करते हो अभिमान भी किन पर, विदेशियों विधर्मियों पर। काफिर तो कहते न होंगे तुम्हें कभी, विजित भी न होगे तुम और गुलाम भी नहीं। कितनी चुटीली पंक्तियां हैं। बलिदान चाहती है जन्मभूमि, खेलोगे जान ले हथेली पर। भारतेंदु विकसित छायावाद और छायावादवाद के अब तक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के इस रूप के अनेक संदर्भ मिलते हैं। पंत जी का यह कथन समीचीन है कि राष्ट्र की रक्षा और आत्मरक्षा करना हिंसा नहीं, शौर्य, वीर और पुरुषार्थ है। उसी पुरुषार्थ का, लोक ऐक्य का जीवन, संगठन का, अंतः सतर्कता और जागृति के उद्बोधन हमारी नवीन राष्ट्रीय भावना के द्योतक आज के काव्य साहित्य में देखने को मिलता है, जिसके अनेकानेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं। चीनी आक्रमण के समय लेखक के कर्तव्य की ओर संकेत करते हुए पंत जी ने लिखा था कि आज के युग संकट और विश्व संकट के काल में रचनाधर्मी साहित्यकार और कलाकार को मनुष्य के भीतर अंतःशक्ति और लोक जीवन के भीतर अपराजेय साहस, कर्तव्य परायणता और कर्म प्रेरणा का आवाहन करना है। 62 के चीनी आक्रमण के समय, उसी समय विद्यानिवास जी ने एक निबंध लिखा था, अस्ति की पुकार हिमालय। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का विकास देश के पुनः विकास सांस्कृतिक जागरण के साथ हुआ, जिसकी परिणति लोक मंगल और वैश्विक चेतना में हुई। पंत जी का यह विश्लेषण इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है और समीचीन भी कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना देश के सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में एक विशेष आदर्शवादी रूप धारण कर विकसित और प्रस्फुटित हुई है। वास्तव में श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ और स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक महान जीवन दृष्टाओं के कारण जो एक सांस्कृतिक नवोत्थान की बृहद प्रेरणा देश के मानव को मिली, जिससे कि अपने अतीत के गौरव के प्रति लोकमन उद्बुद्ध हो सका, उसके प्रकाश में हमारी राष्ट्रीय भावना ने एक अत्यंत व्यापक सांस्कृतिक और मानवतावादी रूप ग्रहण कर लिया। भारतीय राष्ट्र भावना वास्तव में भारतीय आदर्श प्रिय मानस में वैश्विक चेतना और लोकमंगल की भावना बनकर आधुनिक साहित्य में अभिव्यक्त हुई है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि राष्ट्रीयता एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है और साहित्य सृजन का आधार भी। इसका स्वरूप अत्यंत व्यापक और उदात्त है। इस राष्ट्रीयता के अनेक पक्ष हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्र के प्रति पूज्य भाव। यह पूज्य भाव ही रचनाकार को राष्ट्र आराधन की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के निवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति न्यौछावर होने का भाव भी जागृत करता है। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवासियों का जो आह्वान किया है, उसमें इसी भाव की अभिव्यक्ति है। उन्होंने देशत्व में देवत्व की प्रतिष्ठा की है। उनका महत्वपूर्ण कथन है, आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि ही भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए, जिसमें विवेकानंद कह रहे थे। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से
व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी दूसरे देव देवियों की पूजा करने के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली में भी भारत भूमि का पवित्र भूमि के रूप में स्मरण किया है। भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिक है। महत्वपूर्ण पंक्ति है कवितावली की। छायावाद के प्रसिद्ध कवि महाप्राण निराला का भारत भूमि के प्रति समर्पण का भाव इसी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है। निराला लिखते हैं, भारत ही जीवन धन ज्योतिर्मय परम रमन सर सरिता बन उपवन। निराला की निम्नांकित पंक्तियां भारत के भौगोलिक स्वरूप को प्रत्यक्ष करती हैं और देवी रूप का स्मरण भी। बंधु तव पद कमल चिर सेवित चरण युगल मुकुट शुभ्र हिमागार हृदय बीच विमल हार पंच सिंधु ब्रह्मपुत्र रवि तनया गंगा बिंध विपिन राजे घन घेर जुगल गंगा। अब निराला का बहुत अच्छा गीत है, भारत जय विजय करिए संपूर्ण भारत आपके सामने। भारत जय विजय करे कनक कमल धरे लंका पदतल शत गर्ज तोर्मी सागर जल स्तव कर तरुत्रिन वन लता वसन अंचल में रचित सुमन गंगा ज्योतिर्जल कन धवल धार हार गले मुकुट शुभ्र हिम मुख सतरव मुखरे में अपनी आहुति नर जीवन के स्वार्थ बलि हो तेरे चरणों पर मां सब फल क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध गीत कुछ अनजान देशभक्ति मिली है। अति कि कोई भी जात में अपने अतीत संकट की घड़ी और सही अतीत में लिए गए फैसलों के आधार में दुनिया परंपरा अर्थात यहां राष्ट्र वह दिखाने नहीं कि रब लय में प्रतीक है और नहीं देश की बात का महत्वपूर्ण संदर्भ मैथिली की रचना सत्यकाल की राम की रचना रिश्ते का है। कलुषित नहीं उनके और मुगल व्यवस्था हर चाहते चंद्र राष्ट्र
संबंधों में पहली बार ऐसी बहुत हमारे शास्त्र जो रातों रात मई का कारण चयन हो जाता है, यानी अपने अर्थों में भाव अपनी पीढ़ी पर यह अनुरक्ति भाव की व्यंजना उसमें प्रकृति दिशी देवता ये वो मानो आत्मीय चित्त भारतीय भाषा संस्कृत को अपने आसपास के साथ अपनी भुवन में शांतिदायक आदि का आमों की होती थी किसके फिरा को पर काल प्राकृतिक परिवेश का ही एक वर्णन से का एक पक्ष का आलंबन है से पीढ़ी राष्ट्र संकट के खिलाफ सेनाएं हिटलर के विरुद्ध सोवियत के तथा समय में होगा सबसे महान सबसे बड़ी समस्या कर अन्यत्र ले जाना चाहते हैं। समष्टि मान आस्था राष्ट्रीयता का ये विश्व संबंध इसी आधार पर संस्कृत का अपनी रचना जो अपने देश से जुड़ सकता आकार की रचना साहित्य का राष्ट्रीयता से सीधा संबंध बनता है और है संक्षेप में वर्तमान जीवन से भी होता है। परंपरा और प्रयोग किया है। परंपरा अतीत का सामने आता है। नहीं चलता, दोनों पैरों से चलता, एक पैर वह तो परंपरा आगे बढ़ है, आधुनिकता को आधार देती है। इसलिए परंपरा और आधुनिकता में विरोध नहीं है। परंपरा का जो इसमें जो परंपरा से नहीं जुड़ता वह अपने राष्ट्र से नहीं जुड़ता और उसका विश्वबोध दोनों वस्तुतः व्यक्तिवादी है। वह व्यक्तिवादी हितों की पूर्ति के लिए संदर्भ आता है जब संक्षिप्तीकरण है कि वो अपने देश से वो क्षुब्ध होते हैं, पर वो कहते हैं कि कोई मुझे कहे कि अपने देश से बदलकर दूसरा देश ले लो और अपने इतिहास को दूसरे देश के इतिहास से बदल दो, तो मैं ऐसा नहीं करता।
अपने आसपास के परिवेश व्यक्त करते हैं। इसलिए बात पृथ्वी की हमारे साथ कि वह देश, तो यह जाना उसके की पहचान, और यह साहित्य का इसके हमारे कविता दिखाई पड़ेगा। पद्माकर अंग्रेजों का आक्रमण तमाम बंद, मीनागढ़ मुंबई समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कहे कलिंजर नृप दौलत, अलीजा महाराज का फिरंगिन दबावे गो, झपट करी कबहों लत्ता कलकत्ता। एक तात्कालिक राष्ट्रीयता का एक है, पर एक दीर्घकालीन राष्ट्रीयता की साहित्यकार दोनों काम एक साथ करता है। और अपने मित्रों,